इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से साइंस की न्यू सीरीज़, जिसमें हम कंप्लीट साइंस करने वाले हैं, जो कि आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए रहने वाली है। पेपर 2 में जिस लेवल की साइंस आएगी उस लेवल की साइंस करा रहा हूँ मैं, और मैं आई एम श्योर कि जो आपके टोटल 30 में से 10 क्वेश्चंस तो आपके पेडागोजी के हो जाएंगे। इसके बाद जो आपके 20 क्वेश्चंस बचेंगे, 20 क्वेश्चंस में से आप 19 क्वेश्चंस लगा दोगे मेरी वीडियोस देखने के बाद। एक क्वेश्चन में ओनली मैं टोटल 20 क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल सकता कि एक क्वेश्चन बाई चांस यहाँ कहीं इधर कदर से आ जाता है, लेकिन 90 क्वेश्चन के लिए मैं श्योर बोल रहा हूँ कि 19 क्वेश्चन आप लगाने वाले हो सीटेट में। सिर्फ आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करना है। PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नेम है ऑल आर लर्नर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या क्या कराने वाला हूं। 1 मिनट थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको कराने वाला हूँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, और इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले एनवायरमेंटल साइंस। यानी केमिस्ट्री का जो भी आपका पोर्शन सीटेट पेपर 2 में आता है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस को भी कंप्लीट करने वाले हैं। अब एनवायरमेंटल साइंस क्या होती है, इसमें आपका पॉल्यूशन आ जाएगा, सोलर सिस्टम वगैरह वाले टॉपिक इसमें डिस्कस होने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के साथ और कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं रहने वाला जो आपका सीटेट पेपर 2 में आने वाला हो और वो मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। यदि बाई चांस गलती से कोई पॉइंट रह जाता है जो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले मेटल्स। मेटल में डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सारे पॉइंट्स वही रहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला। बिकॉज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव भी यही था, बिकॉज मैंने काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब पर जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस करा रहे थे, तो कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, ऐसा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि जिसका कोई सेंस ही नहीं है, सीटेट से जो बिल्कुल रिलेवेंट ही नहीं है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सोल्व करा रहे हैं, कंटेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो वो कंटेंट ही लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। उसके बाद आएंगी फिर हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको कराया जाएगा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अच्छा, जो आपके फाइबर्स होते हैं वो आपके बायो में आएंगे। फाइबर्स से आपको फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्रोवाइड होते हैं, जो पूरी प्रोसेस है वो मैं बायो में कराने वाला हूँ। कोल एवं पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे। कंबसन एवं फ्लेम, हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके जो थर्मामीटर वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स केमिकल इफेक्ट को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, एंड मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरे पॉइंट है जो कि आपके सीटेट पेपर 2 में आने वाले हैं। यदि इसमें से एक भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि जो पॉइंट मिक्स हो गया हो, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं उसे भी कंप्लीट करा दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बिकॉज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ये जो स्लाइड है इससे आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज एंड में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। और हर वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़कर आए हो उससे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो 1 मिनट का वेट करिएगा, थोड़ा मैं इंक का कलर कर लेता हूँ चेंज, और फिर हम करते हैं क्लास को आगे कंटिन्यू। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण क्या होंगे ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें भौतिक गुणों में आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब मेलेबल। अब मेलेबिलिटी क्या होती है, यानी आघात वर्धनीयता क्या होता है। ये मान लो आपका एक गोल्ड है, इस पर आपने हथौड़े से बीट करा, बीट करने के बाद ये गोल्ड क्या होगा, एक प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो कुछ इस शेप की है, इसको जब आप बीट कर रहे हो किसी भी हथौड़े से, हैमर से, किसी भी मटेरियल से, तो ये बीट करने पर एक थिन शीट में कन्वर्ट हो रही है। तो इस मेटल्स की ये जो क्वालिटी होती है इसे ही हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में नहीं पाया जाता। अधातु मतलब कि आप मान लो आपने एक लकड़ी ली, ठीक है, इस तरह से आप एक लकड़ी लेते हो और इसको यदि आप बीट करते हो तो ये पतली शीट में कन्वर्ट ना होकर ये 2 भागों में टूट जाती है। आप मिट्टी ले सकते हो, पत्थर ले सकते हैं, हम प्लास्टिक ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो कि आघात वर्धनीय नहीं होते, यानी कि मेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट आता है फिर हमारा तन्यता। देखिए ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है आपका तन्यता मतलब जिसे हम बोलते हैं डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। धातु में तन्यता होती है जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ये आपका एक कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को यदि आप खींचते हो तो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक या फिर ये विशेषता ही तन्यता या फिर डक्टाइल कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक गोल्ड था, गोल्ड से आप एक फॉइल भी बना सकते हो और एक वायर भी बना सकते हो। हाँ ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय और तन्य धातु सोना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो वो आपका गोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनिक यानी कि सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है? धातुएं ध्वनिक होती हैं, इनके टकराने पर निदान ध्वनि उत्पन्न होती है। निदान मतलब आपको पता होगा जब आप ऐसे घंटी को बजाते हो तो एक टन टाइप की एक आवाज़ आती है जो कि काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, तो या फिर जो वाइब्रेशन टाइप की एक आवाज़ आती है वो, तो उसे ही हम निनाद बोलते हैं। और जो मटेरियल इस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं वो मटेरियल हमारे ध्वनिक कहलाते हैं। तो धातुएं हमारी ध्वनिक होती हैं। अधातुओं में इस टाइप की कोई भी एक आवाज़ नहीं आती। यदि हम इनको टकराते हैं तो सिर्फ एक आवाज़ निकलेगी, लेकिन इस तरह की कोई भी आवाज़ नहीं निकलने वाली जिस तरह से आप किसी घंटी को बजाते हो या किसी मेटल को बजाते हो तब प्रोड्यूस होती है। आगे आ जाते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ ही रहेगा, चमक यानी कि लस्टर्स। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। आपने देखा होगा जब कभी घर मकान वगैरह बनते हैं तो जो आयरन की रोड्स आती हैं, इन रोड्स को यहाँ से काटा जाता है। तो काटने के बाद आप कटे हुए पार्ट को देखिएगा तो आपको जो कटा हुआ पार्ट रहेगा ना वो आपको चमकदार दिखाई देगा। वो पार्ट आपको चमकदार दिखाई देने वाला है। क्यों दिखाई देने वाला है? क्योंकि जो मेटल होती हैं वो चमकदार होती हैं, ये उनकी क्वालिटी ही होती है। लेकिन यदि आप किसी लकड़ी को काटो बीच में से तो लकड़ी का कोई भी पार्ट आपको चमकदार नहीं दिखाने वाला, या फिर प्लास्टिक को काटो तो प्लास्टिक भी चमकदार नहीं दिखाने वाली। वो बात अलग है कि हम प्लास्टिक पे काफ़ी पॉलिश वगैरह कर देते हैं जिससे वो चमकदार दिखाई देती है, यानी कि लस्ट्रस दिखाई देती है, लेकिन ऐसा उसकी ओरिजिनल क्वालिटी नहीं होती। यहाँ पर कुछ मेटल्स के आपको नेम वगैरह दिख रहे होंगे, ये सारी मेटल्स लस्ट्रस हैं। यहाँ पर आपको कोल दिख रहा है, तो कोल आपका एक नॉन मेटल होता है और ये चमकदार नहीं रहेगा और ना ही ये सोरोनस रहेगा यानी कि ध्वनिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट 5 है विद्युत और ऊष्मा। तो धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक यानी कि कंडक्टर होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर होती हैं। बेड कंडक्टर मतलब कुचालक एंड कंडक्टर मतलब सुचालक। सुचालक में जिसमें से करंट फ्लो हो सके। जैसे कि हम चलते हैं फर्स्ट डायग्राम की तरफ, ये आपका इसमें बैटरी हो जाता है। बैटरी के बाद ये आपका कोई भी एक मेटल हो गया। तो जब हमने इसमें ये मेटल लगाया, मेटल लगाने के बाद इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये बल्ब आप देख रहे हो ये ग्लो कर रहा है। और सेकंड डायग्राम में यहाँ पर हमने कोई भी एक नॉन मेटल लगा दिया। नॉन मेटल आपका प्लास्टिक हो सकता है या फिर बोर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लगाने के बाद इस पर करंट फ्लो नहीं हो रहा और ये बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करने की वजह से ही जो हमारे फ्यूज़ वगैरह होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉन मेटल्स मटेरियल का यूज़ किया जाता है उनकी कवरिंग करने के लिए। मेन पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है और सिल्वर के बाद कॉपर आता है। इसलिए हमारे घर में जितने भी वायर यूज़ किए जाते हैं उन्हें या तो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाते हैं, लेकिन कॉपर का यूज़ करना बेस्ट होता है क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा इससे कम रहेगा। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आ जाती हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं, कुछ रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनकर आता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया यानी कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, फर्स्ट पढ़ते हैं मेटल्स का क्या होने वाला है। तो जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ये आपने एक मेटल लिया मैग्नीशियम, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि धातुएं जब भी किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं जिसे हम धातु ऑक्साइड बोलते हैं या फिर मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी। ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, ये रिएक्शन है आपका जंग लगना, लोहे में
जंग लगने की रिएक्शन है, जिसमें आयरन आपका ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है एंड आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है बात। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, जब भी मेटल्स आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनने वाला है। ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसका अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो ले लिया जाता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोल रहा है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जैसी जम जाती है, या फिर हरी परत जम जाती है। ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कॉपर का जब कोराइजन होगा या फिर संक्षारण होगा तो जो परत जम जाएगी उस परत को हम क्या बोलते हैं, या फिर उस परत में क्या क्या होता है। तो उसमें एक आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड रहेगा यानी कि COOH का होल ट्वाइस, और सेकंड उसमें आपको कॉपर कार्बोनेट मिलने वाला है यानी कि CuCO3। यहाँ आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की लेयर इसमें जम गई है, ये क्या है, ये एक्चुअल में कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का एक परत है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मैग्ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉटम डिजोल्व कर रहा है तो इससे आपको मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात ये नहीं आएगा धाएगा, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी जितने भी आपके मेटल्स हैं और मेटल्स के जो आप ऑक्साइड बनाओगे उनका नेचर कैसा रहेगा, उनका नेचर रहेगा बेसिक, यानी कि ये होते हैं आपके बेसिक इन नेचर। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपने मैग्नीशियम को एयर में जलाया था तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और अभी इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि मैं वाटर के साथ डिजोल्व कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक है बात। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षारीय प्रकृति का रहेगा, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था वो भी आपका क्षारीय प्रकृति का रहने वाला है, यानी कि बेसिक इन नेचर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है फिर अधातु। अधातु किस तरह से रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन मेटल्स अधातुएं भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड ही बनाएंगी। तो S+O2 क्या बना हमारा, ASO2 बना। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होंगे। आपको क्या याद रखना है, जो धातु थे, धातु के ऑक्साइड थे हमारे क्षारीय प्रकृति के। अब हमारी आ जाती अधातुएं, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ठीक है। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन रहे कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया था एक बार एग्जाम में, और ऑप्शंस में उन्होंने क्या क्या दिया था। यहाँ पर ऑप्शन में उन्होंने H2SO4 एंड H2SO3 दोनों ही दे देते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड भी दे देते हैं एंड सल्फ्यूरस एसिड भी दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में क्या बनने वाला है, आपका सल्फ्यूरस एसिड बनने वाला है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बात। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है अब वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि जल के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, रिएक्शन विथ वाटर। तो धातु यानी मेटल्स को देखेंगे पहले। कुछ धातुएं जल के साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं बहुत धीमे गति से क्रिया करती हैं। उदाहरण, सोडियम जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करता है, जबकि आयरन धीमी गति से क्रिया करेगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है आपको कि सोडियम धातु बहुत क्रियाशील होती है या नहीं है, क्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम अकेला लिखा था, तो यहाँ पर आपको पोटेशियम भी याद रखना है। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही ऐसी धातुएं दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। सबसे ज़्यादा यदि इन दोनों में भी कंपैरिजन करा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपकी रिएक्टिव होगी वो पोटेशियम होगी, उसके बाद फिर आपकी सोडियम होती है। तो ये आपको सीरीज भी याद रखना है, बाकी सीरीज के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकती हैं। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है।
फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ जाएगा कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जिसको पानी में रखा जाता है। तो किसे रखा जाता है? फास्फोरस को। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसको यदि हम खुला रख देते हैं तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे आप किस में रखोगे? पानी में रखोगे। वैसे सामान्यतः ये नहीं करती है वाटर से रिएक्शन, इसलिए हम इनको पानी में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आते हैं फिर हमारा रिएक्शन विथ एसिड्स यानी कि अम्लों से क्रिया। फर्स्ट है धातु यानी मेटल्स अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। यानी कि मेटल्स यदि आपका एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी, जो कि पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर करा होगा उन्हें पता होगा कि पॉप का जो साउंड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट ने कई बार पूछा है। यदि हम बात करें रिएक्शन की तो हमने लिया कॉपर में मिलाया H2SO4। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इससे क्या बना? CuSO4 यानी कि आपका कॉपर सल्फेट एंड प्लस H2, और H2 गैस आपकी निकल जाती है। और इसके पास यदि हम माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो एक पॉप की साउंड आपको प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। नॉन मेटल्स की बात करें तो सामान्यतः नॉन मेटल्स अम्लों से रिएक्शन नहीं करते, यानी कि एसिड्स के साथ ये कोई भी रिएक्शंस नहीं करेंगे, जनरली नहीं करते। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें वो कर लेते हैं, तो वो जो हम KVS के लिए कोर्स लेकर आएंगे उसमें देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ हमें सीटेट को पॉइंट आउट करते हुए सारा कवर करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्षारों से क्रिया यानी कि रिएक्शन विथ बेस। तो मेटल्स की किस तरह से रिएक्शन होने वाली है? धातु क्षारों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो अब यहाँ पर कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेटल में हाइड्रोजन गैस निकालती हैं या फिर हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकालने वाली हैं या फिर बेस के साथ निकालने वाली हैं। तो आप दोनों ही केस में याद रखिएगा, दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाली है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, बाकी जो हाइड्रोजन था वो आपका ऊपर निकल गया। और ये भी किस साउंड के साथ जलेगी? ये पॉप की साउंड के साथ जलने वाली है। अधातुएं, कुछ अधातुएं क्षारों से क्रिया करती हैं पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मल्टीपल प्रोडक्ट बना लेती हैं क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसको अभी समझना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि यदि हमारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमारी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो ये हमारे सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि हमने देख लिए किसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक बार क्विकली कर लेते हैं हम रिवाइज। तो इसमें हमारे सबसे पहले आता आधात वर्धनीय यानी मेलेबल, तो धातुएं होती हैं, अधातुएं नहीं होती। डक्टाइल यानी कि तन्यता की बात करें तो धातुएं होंगी एंड नॉन मेटल्स नहीं होने वाली। ध्वनिक की बात करें यानी कि सोरोनस, तो ये होंगी और ये आपकी नहीं होंगी। चमकदार यानी कि लस्टर्स की बात करें तो मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल्स नहीं होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की बात करते हैं तो ये होती हैं गुड कंडक्टर और ये होती हैं बैड कंडक्टर। अब इसमें एक हार्डनेस यानी कि कठोरता वाला पॉइंट भी आ जाता है, तो उसे आप चाहो तो अलग से नोट कर सकते हो। कठोरता में धातुएं कठोर होंगी, बिल्कुल होंगी, अधातुएं होंगी, नहीं होंगी। लेकिन इसमें एक अपवाद मिलेगा आपको, एक एक्सेप्शन मिलेगा यानी अपवाद मिलेगा जो आपका रहेगा सोडियम। क्योंकि सोडियम आपका कैसा है? सोडियम एक बहुत मतलब एक मेटल है, लेकिन इसको आप चाकू से काट सकते हो, आप इसे कैंची चाकू वगैरह से काट सकते हो। लेकिन हमने क्या पढ़ा, ये तो कठोर होती हैं, तो एक दो आपको अपवाद मिल सकते हैं। अच्छा, अवस्था पर एक आ जाता है कि किस अवस्था में यानी किस स्टेट में ये आपको मिलने वाली है। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये आपको ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलेंगी, और जो आपको नॉन मेटल्स होती हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में भी मिल सकती हैं, गैसेस स्टेट में भी मिल सकती हैं और लिक्विड स्टेट में भी मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फिर एक एक्सेप्शन आ जाता है यानी कि अपवाद आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पारा यानी कि मरकरी, जो कि आपका लिक्विड स्टेट में मिलने वाला एकमात्र मेटल है। आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक गैलीलियम भी होता है, मैं एकमात्र शायद गलती से बोल दिया, ध्यान रखिएगा। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलने वाला एक मेटल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आया हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, इसे हम याद क्यों करें? तो इसे आपको याद इसलिए करना है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह की रिएक्शंस लिखी हुई आएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो कॉपर है, यहाँ पर जिंक है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है? मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, बट लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप ये मान सकते हो कि एक घर है जिसमें 2 लोग रहते हैं, जो ज़्यादा दमदार होगा वो कमज़ोर वाले को हटा देगा, लेकिन जो कमज़ोर वाला होगा वो दमदार वाले को नहीं हटा पाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें कॉपर एंड जिंक में, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जो सीरीज़ में ऊपर होगा। तो हमें दिख रहा है जिंक ऊपर है एंड कॉपर तो हमारा बहुत नीचे है। तो आप ये बताओ, जिंक कॉपर को उसके घर में से हटा देगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हटा देगा, और ये उसके घर में जाके बैठ जाएगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या आयरन कॉपर को हटा सकता है? बिल्कुल, आयरन भी ऊपर है, तो आयरन ने कॉपर को हटाया और ये हमारा FeSO4 बना दिया इसने, और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। अच्छा, ZnSO4 + Cu, कॉपर जिंक को हटा सकता है? कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, बिकॉज कॉपर बहुत ही कमज़ोर प्राणी है। कॉपर आयरन को हटा सकता है? बिल्कुल नहीं हटा सकता। आयरन जिंक को हटा सकता है? तो देख लेते हैं, नहीं हटा पाएगा क्योंकि आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो यहाँ भी हमारा जिंक ही विजेता रहेगा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट में मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। इसकी बढ़िया ट्रिक है, ये जो इंग्लिश वाली ट्रिक है, हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचें कि ये तो इंग्लिश में है, एक बार पढ़ के देखो, हो जाएगी याद। प्लीज़ स्टॉप मी कॉलिंग मी अ केयरलेस जेवरा, इंस्टेड माई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगी। हमें सिर्फ एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसे भी देख लेते हैं कि पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पर मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करने, यानी कि सनलाइट को कैप्चर करने, पकड़ने में मदद करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें मैग्नीशियम आपका ज़्यादा है, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम कम हुआ और मैग्नीशियम और कम हुआ, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाने में भी आपका मैग्नीशियम हेल्प करने वाला है। और फिर ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको क्लोरोफिल के पास, यानी कि प्लांट्स की लीफ में। आगे बढ़ते हैं। आगे एक, हाँ, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में RBC कहाँ मिले, या फिर आयरन कहाँ मिलेगा। तो आयरन RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में मिलेगा, जिन्हें हम बोलते हैं आम भाषा में रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन के यूजेस आ जाते हैं, क्योंकि यूजेस से भी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। मेटल्स की बात करें तो सभी जानते ही होंगे, मशीनें, मोटर, गाड़ियाँ, वायुयान, खाना बनाने के पात्र आदि में यूज़ किया जाता है। और नॉन मेटल्स के यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक उर्वरक के रूप में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का यूज़ करेंगे। जल शुद्धिकरण, यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से मटेरियल का यूज़ पानी को साफ़ करने में किया जाता है, तो वो आपके क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि बैंगनी रंग का आयोडीन विलयन एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होगा। उसमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि बैंगनी रंग का कौन सा सॉल्यूशन है, या फिर किस नॉन मेटल का सॉल्यूशन है जिसका यूज़ हम एंटीबायोटिक के रूप में या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो वो मटेरियल आपका आयोडीन रहेगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आ जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर MCQ जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनकर आए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से था कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। आयरन जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है, यानी कि यदि हम ZnSO4 + Fe करें तो ये पॉसिबल होगा। तो अभी रिएक्शन देखकर आए नहीं होगा, बिकॉज जिंक के पास से ज़्यादा पावर, आयरन के पास से कम पावर, तो आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, बिल्कुल कर देगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर CuSO4 + Zn की, तो जिंक है हमारा मोस्ट पावरफुल, कॉपर है हमारा लीस्ट पावरफुल, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस कर देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। सी, कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देगा, यानी कि आपने एक सॉल्यूशन लिया आयरन सल्फेट का और उसकी रिएक्शन करा रहे हो आप कॉपर से, तो आपको पता है कॉपर है कम पावर वाला, आयरन है ज़्यादा पावर वाला, तो ये इसको रिएक्ट या फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है, केवल बी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि पॉप के साथ जलती है। तो अभी पढ़कर आए हैं हम, हाइड्रोजन बम वो गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलेगा। और ध्यान रखिएगा कि आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे या फिर आपका बेस के साथ रिएक्शन करे, हमेशा हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह परीक्षण करेगा। तो हमने तो भाई पहले ये देखा कि हमारे पास था मैग्नीशियम, इसको उसने जलाया तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर क्या करता है वो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था इसको इसने घोला वाटर में घोलने के बाद बना हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हमें पता है इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर आपका बेसिक होने वाला है। बेसिक नेचर होने का मतलब ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में कर देगा। हमको सिर्फ ये देखना है कि रेड को ब्लू में कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। लाल लाल ही रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। नीला नीला ही रहता है, लाल नीला हो जाता है, बिल्कुल सही बात। नीला लाल नहीं होगा, नीला लाल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ में कौन सी गैस की ओर संकेत करेगा, तो हाइड्रोजन गैस की तरफ संकेत करेगा। क्या करा उसने, बेसिकली उसने लिया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें डाला उसने एल्यूमिनियम, यानी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ये होने वाला है कि आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है किससे, मेटल रिएक्ट कर रहा है बेस से। अब मेटल बेस से रिएक्ट करे या फिर एसिड से रिएक्ट करे, गैस तो हमारी हाइड्रोजन ही निकलने वाली है। पॉप की ध्वनि से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस ही निकलने वाली है। एल्यूमिनियम गैस तो वैसे भी कुछ होती नहीं है। जल गैस क्या होगा, जल वेपर निकलेंगी। ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन में कन्फ्यूजन हो सकते थे आप, लेकिन हाइड्रोजन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं, देखो एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो कोई गैस उत्पन्न होती है। आपको पता है कौन सी गैस उत्पन्न होने वाली है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने वाली है। अब ये गैस कैसी रहेगी, रंगहीन गंधहीन जलती माचिस की तीली को बुझा देती है, बिल्कुल नहीं। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है, ये भी नहीं होगा। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस, बिल्कुल नहीं। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप की ध्वनि के साथ उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu। अब उसे चुनना है जो संभव है। कॉपर इसको रिप्लेस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉपर तो बिल्कुल लास्ट में आता है। कॉपर के बाद फिर आपका आयरन आ जाएगा, कॉपर के बाद आपका सिल्वर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा गोल्ड। जिंक इसको रिप्लेस कर देगा। कॉपर और आयरन की यदि हम बात करें तो आयरन भी इसको रिप्लेस कर देगा। और जिंक एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा या नहीं, तो नहीं कर पाएगा। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 बी बा सी, यानी ये दोनों रिएक्शन ही पॉसिबल है, बाकी फर्स्ट एंड लास्ट वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। फर्स्ट लेक्चर था। आप बताइएगा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है पीडीएफ उसके कुछ टाइम बाद ही टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप वीडियो के लास्ट में सजेशन दे सकते हैं। और इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स मिलने वाले हैं, सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, पूरा साइंस कराने वाला हूं मैं। और जैसे ही पॉसिबल होता है तो मैथ्स की वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर सारी मिल जाएंगी। तो सीटेट पेपर 2 के लिए अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी मैथ्स एंड साइंस के बच्चे हैं। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।